सी, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये क्या होगा, अब एक यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक यहाँ आएगा। सिमिलरली ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, राइट, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे चेन कंटिन्यू करेंगे, अब 2 और 3 के बीच में फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। सो जो इसका पॉलीमर बनेगा, हाउ इट विल लुक लाइक, जो ये CH2 मॉलिक्यूल है, अब ये इलेक्ट्रॉन ने आगे, ये इलेक्ट्रॉन ने देखो चेन कंटिन्यू कर दी, ये रहा CH2, सिंगल बॉन्ड बन गया टूट के, अब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, सो दिस इज CH, ठीक है। अब ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी क्लोरीन एटम, ठीक है, और यहाँ पे CH2 अगेन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे क्या कर रहा है, फिर चेन बनाने में हेल्प कर रहा है। सो दीज आर N मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोप्रीन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अ पॉलीमर कॉल्ड नियोप्रीन विच इज़ द सिंथेटिक रबर। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये है कैसी। इट हैज़ रेजिस्टेंस, इट हैज़ सुपीरियर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंट है, ठीक है, सुपीरियर रेजिस्टेंस है, किससे, टू वेजिटेबल, आई विल राइट वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, मिनरल ऑयल और वेजिटेबल से इट इज़ रेजिस्टेंट, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ हो जाता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स। अब ये कन्वेयर बेल्ट्स क्या होती हैं, मेट्रोज में जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बेल्ट होती है मूविंग, जिसके ऊपर हम अपना लगेज रखते हैं, वो स्कैन होके कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ तो नहीं है, फिर वो आगे जाता है, जिस बेल्ट के थ्रू जाता है, दैट इज़ द कन्वेयर बेल्ट विच इज़ मूविंग। ओके, गैस्केट्स एंड हाउसेस, ये सब चीज़ें बनाने के लिए क्या काम आता है हमें, नियोप्रीन, इट इज़ HOSES, ठीक है। सो नियोप्रीन मॉलिक्यूल हमें, नियोप्रीन पॉलीमर हमें वहाँ काम आता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट सिंथेटिक रबर वी डिस्कस्ड अबाउट। जो सेकंड सिंथेटिक रबर है दैट इज़ ब्यूना N, हमने ब्यूना S पढ़ा था। सिमिलरली ब्यूना N दूसरी क्या है, सिंथेटिक रबर है, ठीक है। ब्यूना S पढ़ चुके हैं, तो ब्यूना N कैसे मिलती है, वी विल डिस्कस। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन, मीन्स दो अलग अलग मोनोमर्स यूज होंगे इस रिएक्शन को, इस पॉलीमर को, सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए। लेकिन कोपॉलीमराइजेशन किस किस की, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ, एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन होगा और दूसरा क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, ये दो मोनोमर्स यूज करते हैं हम, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए होता है, जैसे हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था। सो सिमिलरली पेरोक्साइड कैटलिस्ट चाहिए, आई हैव रिटन कैटलिस्ट अगेन। ओके, सो दिस इज CaTaSY. ओके, तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। सो व्हाट इज द रिएक्शन, लेट अस सी। सबसे पहले तो 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखो अभी तक हमने नेचुरल रबर किया, उसमें क्या था, बस सेकंड पोजीशन पे मिथाइल था, राइट। उसके बाद हमने क्लोरोप्रीन किया मोनोमर, उसकी क्या है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल की जगह क्लोरीन। तो ब्यूना N में क्या है, ना मिथाइल है ना क्लोरीन है, ठीक है। सो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल कंप्लीट, ठीक है। और एक्रिलोनाइट्राइल क्या है, कुछ भी नहीं, जस्ट इथीन मॉलिक्यूल का एक H हटा के अगर हम CN लगा दें, सो दिस इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड। अगर CH2 हो तो इथीन, लेकिन अगर एक H हटा के हमने CN लगा दिया, साइनो ग्रुप लगा दिया, सो इट इज एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, सो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन, सो दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल। ओके, और जब हम इनकी कोपॉलीमराइजेशन कर देंगे, ठीक है, राइट डाउन, इट इज़ कोपॉलीमराइजेशन
ये कोपॉलीमराइजेशन यानी रिएक्शन बिटवीन दीज टू मोनोमर्स n molecules of this and n molecules of this. Okay, reaction between these two monomers in the presence of a peroxide catalyst, right? तो अब होगा क्या, सी ये जो बॉन्ड है, अब देखो जैसे हम करते आ रहे हैं पॉलीमराइजेशन, देयर इज नो बिग डील। क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। होगा क्या कि ये वाला जो CH2 है आगे लिंकेज बनाने में काम करेगा। सो लेट अस सी, जैसे जैसे मैं इसका आंसर लिखती हूँ, CH2 मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो आगे पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू कर देगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो टूट गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ इसके पास आ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया। अब ये सिंगल बॉन्ड तो था, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो जो ये और ये वाली कार्बन थी इसमें सिंगल था और ये बॉन्ड अब डबल बन गया। सी पहले मैं कार्बन्स बना देती हूँ, CH2, ठीक है, CH, CH, CH2, अभी मैंने इतना लिखा है। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड टूट गए हैं, ये डबल बॉन्ड अब कहाँ गया, इस पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड अब सिंगल हो गया। सो दिस इज CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और आगे ये जो बॉन्ड है ये कैसे बना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आया यहाँ पे, ये बॉन्ड, फिर ये CH2, ओके, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब दिस इज CH, CN, ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ इस कार्बन के पास है उसने आगे क्या कंटिन्यू कर दी है, चेन। सो ये N मॉलिक्यूल्स बन गए, और ये जो हमारे पास पॉलीमर है सिंथेटिक रबर, इसका नाम है ब्यूना N, राइट। अब इसकी खासियत क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूना N कैसी सिंथेटिक रबर है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स राइट डाउन, इट इज रेजिस्टेंट to the action of petrol, lubricating oil and ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पेट्रोल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल या जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनसे ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, SOLVENTS, ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ये रेजिस्टेंट है। अब ये यूज कहाँ होती है, सो लेट अस राइट डाउन, यूज्ड, ठीक है, यूजेस, यूजेस कहाँ पे हैं इसकी, ठीक है, इसकी यूजेस कहाँ पे हैं, इन मेकिंग ऑयल सील्स, मेकिंग ऑयल सील्स, या टैंक की जो लाइनिंग्स होती हैं उनको बनाने में हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूना N रबर, ओके। उसके बाद इस चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ओके। अब देखो N मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है ना। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे मोनोमर यूनिट्स के उतनी हमें चेन मिल जाएगी पॉलीमर की, ठीक है। तो अभी इससे पहले देखो ये एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि ये टॉपिक हमने सॉल्यूशंस चैप्टर के बाद डिस्कस किया। तो हमने वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास बताने में हेल्प करती है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई टेम्परेचर पे नहीं हमें मेजरमेंट्स देता, हम रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं पॉलीमर्स का, ठीक है। तो वो भी एक मेथड ही था मॉलिक्यूलर मास निकालने का पॉलीमर्स का, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी सी जनरल लाइंस लिखते हैं कि पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड to their molecular mass, size and structure. This is SIZD, size and structure. जो पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसका कितना मास है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड है, स्ट्रेट है, क्रॉस लिंक्ड है, कुछ भी, या उसका साइज कैसा है, मास कितना है, उसके ऊपर बहुत पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज इस चीज़ के ऊपर
बहुत डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अब देखो जितनी भी पॉलीमर चेन की ग्रोथ होती है, सो लेट अस राइट डाउन द ग्रोथ ऑफ द पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस जो भी ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इज डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोनोमर्स, कितना मोनोमर प्रेजेंट है, कितने एन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। जितने एन मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी लंबी चेन बन जाएगी पॉलीमर की, ठीक है ना। सो कितनी ग्रोथ होगी पॉलीमर चेन की सिंथेसिस के टाइम, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स मोनोमर के अवेलेबल हैं रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है ना। सो दिस लाइन इज अगेन करेक्ट, ठीक है, दिस लाइन इज जस्टिफाइड, ठीक है। व्हाट लाइन, द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर चेन ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोनोमर्स इन द रिएक्शन मिक्सचर, ओके। सो इससे होगा क्या, दस द पॉलीमर सैंपल contains chains of varying lengths, चेन्स बनती हैं लंबी की लंबी चेन्स जिसकी लेंथ वेरी करती रहती है मोनोमर के अवेलेबिलिटी के ऊपर। कम मोनोमर्स होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 10 मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन बनेगी, ठीक है ना। वेरिंग लेंथ एंड हेंस, जब लेंथ ही पता नहीं है कि कितनी होगी, मोनोमर्स कितने कंबाइन करके बना रहे हैं, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो इसलिए जो मोनोमर यूनिट्स जब मिलके पॉलीमर बनाती हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है पॉलीमर का, एंड हेंस मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, जितने मॉलिक्यूल्स ले लेंगे उतनी लंबी चेन बनेगी। और एक मॉलिक्यूल के मास में अगर हम n मॉलिक्यूल्स के मास n मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर आ जाएगा, राइट। तो बट हमें क्या पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने होंगे दे विल मोनोमर मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉलीमर चेन बनाएंगे। सो जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज, ठीक है। तो अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, एंड कैन बी डिटरमाइंड, ये मॉलिक्यूलर मास कैसे हम पता करते हैं, बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स। देखो हमने अभी ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा केमिकल मेथड देखा भी है ना, जिससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने किया M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट क्या होगा पॉलीमर, ठीक है, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर is about बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। वैसे तो पॉलीमर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर के लिए हज़ार्ड है बिकॉज दे डोंट गेट डिग्रेडेड, ठीक है। बैक्टीरियाज कैन नॉट एक्ट अपॉन दैम। लेकिन अगर कोई ऐसा हमें पॉलीमर मिल जाए जो डिग्रेड हो जाए तो हमें नेचर को ग्रीन रख सकते हैं, ठीक है ना। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स टॉपिक डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन अ लार्ज नंबर, किसका लार्ज नंबर, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर quite resistant to environmental degradation process and are thus responsible for the accumulation, it is ACCUMULation
MULATION. Okay, the accumulation of polymeric solid waste material. ठीक है ना, जब वो डिग्रेड नहीं होते तो एज अ वेस्ट हमारे नेचर में परसिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट. ओके, अब इन वेस्ट की वजह से होता क्या है, दीज सॉलिड वेस्ट कॉजेज एक्यूट. ओके, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसकी वजह से क्या होता है, हमें काफ़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. ठीक है ना, दीज सॉलिड वेस्ट कॉजेज एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, जब डिग्रेड नहीं होगा तो एनवायरमेंट में परसिस्ट करेगा एंड रिमेन अनडिग्रेडेड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम तक हमारे नेचर में ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना, तो ये जो जनरल अवेयरनेस है हम आजकल कर रहे हैं कि नेचर को प्रिजर्व करो, और पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट जैसे हैं वो क्यों होते हैं, ख़राब होते हैं, क्योंकि उनके कारण नेचर में एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, केमिकल से बने होते हैं, सो डिग्रेड नहीं होते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पॉलीमर्स को बनाना चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जिनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट कर सके, ताकि वो हमारे नेचर के लिए हज़ार्ड ना बन सके. ठीक है, दे डोंट पोज अ हैजर्ड टू द एनवायरमेंट. ठीक है ना, तो ताकि इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमने क्या डिस्कवर किया, न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स डिज़ाइन किए. ठीक है, सो टू प्रिवेंट सच इश्यूज, ठीक है, ऐसे इश्यूज ना अराइज हों, एनवायरमेंटल के लिए थ्रेट ना पोज हो, उसके लिए क्या किया गया, सर्टेन ओके न्यू बायोडिग्रेडेबल synthetic polymers have been designed and developed. उनको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, और उनको डेवलप किया गया है. ठीक है, ऐसे पॉलीमर्स जो कि डिग्रेड हो जाते हैं. ठीक है, अब इनकी खासियत क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं इनकी क्या खासियत है, वी विल डिस्कस दैट. दीज पॉलीमर्स, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम बात कर रहे हैं जो कि अभी डिज़ाइन हुए हैं, दीज पॉलीमर्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स. इन पॉलीमर्स के पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर्स. जो नेचर में एग्जिस्ट करने वाले नेचुरल पॉलीमर्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स को भी उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, अब एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स, एलिफेटिक यानी जो स्ट्रेट चेन एस्टर्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीएस्टर्स. ठीक है ना, हमने पॉलीएस्टर्स भी डिस्कस किए हैं. ठीक है ना, डैक्रॉन वगैरह डिस्कस किया हमने. ठीक है, वो जो एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स होते हैं आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की इम्पॉर्टेंट क्लास में आते हैं एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स, और इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. ओके, सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आर, ओके, तो कौन से एग्जांपल है, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं. इट इज
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ओके, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, हाइड्रोक्सी वेलरेट. So what is valerate? VALERATE, VALERATE, PHBV, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, PHBV. सो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जो हमें दो मोनोमर्स को कंबाइन करके मिलता है. अब हम डिस्कस करेंगे कौन से मोनोमर्स. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन. दो मोनोमर्स कंबाइन करके बनाते हैं ये. और वो कौन कौन से पॉलीमर्स हैं, मोनोमर्स हैं, 3 हाइड्रोक्सी BUTANOIC ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कौन कौन से? ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके बनता है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होता है. ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, लेकिन पहले लिख लेते हैं कि इसकी यूजेस क्या है. इट इज़ यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग. कुछ स्पेशल जो कि हैंडल विद केयर चीज़ें होती हैं उनकी पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं ये. ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स. ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम PHBV का यूज़ करते हैं. ओके, सो इट गोज़, इसकी क्या होती है? बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट. सो PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन. और हमें यही चाहिए कि ऐसा मोनोमर मिलके ऐसा पॉलीमर बनाए जो कि एनवायरनमेंट के लिए हैज़र्ड ना हो और डिग्रेड हो जाए आसानी से. सो इट डिग्रेड्स इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन. ठीक है, सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बनाते हैं सबसे पहले तो. ठीक है, सो व्हाट इज़ ब्यूटेनोइक एसिड? COOH. ओके, CH2 CH. ठीक है, अब दिस इज़ 1, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके, लगा दिया. ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का किसके साथ? CH3 के साथ. तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन गया CH3 CH2 CH2 COH. लेकिन यहाँ पे एक H हटा के अगर OH लगा दिया तो ये क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. राइट. अब देखिए, वैसे ही हम इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसके साथ करेंगे? 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ. तो पहले पेंटेनोइक एसिड बना लेते हैं, सिमिलर जैसे हमने ब्यूटेनोइक एसिड बनाया. सो लेट अस मेक पेंटेनोइक एसिड. 1 कार्बन है ये, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन और 5वीं कार्बन नीचे बना देते हैं. ठीक है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है, सो ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो गया. तो लेट अस कंप्लीट द वैलेंसी. ठीक है, के वी कैन राइट दिस मॉलिक्यूल सम अदर वे ऑल्सो.
1 2 3 4, so let us write it as CH2. So this is CH3 CH2 CHOH CH2 COOH, राइट। अब मैं जब इनकी पॉलीमराइजेशन करूँगी तो मुझे कैसा रिएक्शन मिलेगा, सी व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये H जाएगा, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है आगे बॉन्ड बनता जाएगा, ठीक है, आगे ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन आगे पॉलीमर चेन कंटिन्यू करेगा। इसके साथ जो CH3 है वो एज इट इज़ लगा रहेगा, लाइक दिस इज CH3, ठीक है। उसके बाद CH2 मॉलिक्यूल, CH2 एंटाइटी भी ऐसे लग गई, साथ CH2 लग जाएगा। अब ये जो COOH है, ठीक है, इसका C डबल बॉन्ड हो तो ऐसे रहेगा। ये जो OH है ना, दिस OH एंड दिस H ऑफ दिस O, ये वाटर बना के बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये H2O बन के बाहर। अब ये वाली कार्बन है, ठीक है, ये देखो C डबल बॉन्ड O के साथ किसकी लिंकेज हुई है, दिस ऑक्सीजन, क्योंकि ये H2O बन के बाहर, C डबल बॉन्ड O इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा विच इज़ दिस। अब ये ऑक्सीजन आगे किसके साथ कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH2 इस साइड, और आगे क्या है COOH CO, ठीक है। अब ये आगे कंटिन्यू करेगा चेन, क्योंकि ये OH भी अगले मॉलिक्यूल के साथ वाटर बना के बाहर जाएगा। तो दिस इज O CH CH3 CH2 COO मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये वाला कार्बन है इसके साथ, इस कार्बन के साइड एक चेन लगी है CH2CO, और दूसरा क्या लगा है, CH2CO वाली तो हमने बना दी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ CH2 CH3 भी लगा है, ये चीज़, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ इट हेयर। तो इसके साथ क्या लगा है, CH2 CH3, ठीक है। सो दिस इज द PHBV molecule. So PHBV, sorry, this is the PHBV polymer, this is the biodegradable polymer, ठीक है, which remains in the environment not for the long time because it is degraded by bacteria very easily. So I hope students आपको polymers chapter clear हो गया है। जो हमारा remain topic था we did now, and give your regular feedback, do like, subscribe, comment, and feel free to discuss or to ask the question if you find any difficulty somewhere in any topic. Okay, thank you.